ओके, वेलकम आप सभी का। देखिए, लास्ट हमने डिस्कस कर लिया था कि हेरिटेबिलिटी क्या होती है, और हेरिटेबिलिटी को अपन ब्रॉड सेंस और नैरो सेंस दो प्रकार से है ना कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट सिलेबस वाइज आपको ये पढ़ना है कि हेरिटेबिलिटी को मेजर कैसे करते हैं, और एक फिर क्यूटीएल्स के बारे में जानना है। तो चलिए पहले अपन बात करते हैं कि हेरिटेबिलिटी को अपन मेजर कैसे करते हैं। देखो, हेरिटेबिलिटी की डेफिनेशन में अपन ने ये समझा था कि जो जो फिनोटिपिक वेरिएशन होता है उसमें वेरिएशन का कुछ हिस्सा जीन की वजह से होता है, कुछ हिस्सा एनवायरनमेंट की वजह से होता है, और कुछ हिस्सा है वो जीन और एनवायरनमेंट की जो इंटरेक्शन होती है उसकी वजह से होता है। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई पॉपुलेशन है या ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनके फिनोटाइप्स में जो अंतर है उस अंतर के लिए तीन चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। एक जेनेटिक डिफरेंस एनवायरनमेंट की वजह से, और जीन और एनवायरनमेंट की वजह से। तो टोटल में से केवल जीन्स की वजह से कितना डिफरेंस है, इतना सेक्शन हेरिटेबिलिटी में आता है। एनवायरनमेंट की वजह से जो वेरिएशंस हैं वो हेरिटेबिलिटी में नहीं आते, ओनली ड्यू टू जीन्स, है ना। जो प्रपोर्शन वेरिएशन का कंट्रोल होता है जीन से, वो हेरिटेबिलिटी कहलाता है। तो आप ऐसे मान सकते हो कि जैसे कोई चीज़ है उसके तीन कारण हैं और हमें केवल एक कारण जो है उसका पता लगाना है ना, बाकी दो चीज़ें उसमें हमारे टॉपिक से बाहर की हैं। तो ओनली जीन्स वाला जो प्रपोर्शन है वो कैसे काउंट करते हैं तो वो हम स्टार्टिंग में समझेंगे। देखो, उसको सबसे बढ़िया जो तरीका होता है वो होता है एलिमिनेटिंग मेथड। जैसे मान लो आपके पास तीन फैक्टर्स हैं, तो तीन में से जो है ना, जैसे एनवायरनमेंट वाला है वो हमारे काम का नहीं है, यानी कि जो वी ई है अगर हम इसको जीरो कर दें, है ना, क्योंकि अगर एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हटाना। तो अगर एनवायरनमेंट की वजह से जो वेरिएशन है उनकी वैल्यू हम जीरो कर दें, मीन्स एनवायरनमेंट को हम क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें। देखो, थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है ना। थ्योरेटिकली जैसे मैंने कहा कि चलो मेरे पास 100 प्लांट्स हैं, मैं उसको एक ऐसी जगह पे उगाता हूँ जहाँ पे टेम्परेचर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, सब कुछ बराबर है। बट ऐसा हो नहीं सकता ना, एक पैटी डिश लेंगे तो उसमें भी हर जगह शुगर की कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं हो सकती। बट थ्योरेटिकली हम क्या कर सकते हैं कि अगर एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशन को जीरो कर दें, यानी कि एनवायरनमेंट का जो कंपोनेंट पार्ट है, एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चीज़ें हम प्रभावित करने वाली लेयर है उन सबको हम कांस्टेंट कर दें, तो एनवायरनमेंट की वजह से जो फर्क पड़ेगा वो हो जाएगा जीरो। अगर हमने एनवायरनमेंट वाले फैक्टर को जीरो कर दिया तो जीन और एनवायरनमेंट मिलके, है ना, ये एक्चुअली में क्या होता है कि जीन्स की वजह से जो हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय एनवायरनमेंट के साथ, क्योंकि इंटरेक्शन जो होता है उसको अपन मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं इंटरेक्शन को। तो अगर हमारा एक कंपोनेंट जीरो है तो दूसरा कंपोनेंट चाहे कुछ भी हो उसको हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक सबसे सिंपल तरीका होता है कि वी हैव वीपी इज इक्वल टू वीजी प्लस वीई प्लस वीजीई। ओके, तो अगर हम एनवायरनमेंट और जीन और एनवायरनमेंट इनको हम जीरो करते हैं तो हमारा फिनोटाइप में जितना भी वेरिएशन है वो केवल जीन की वजह से है, राइट। तो ये अप्रोचेबल है ना, थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली एनवायरनमेंट को कांस्टेंट करना इम्पॉसिबल होता है। बट एक मेथड के रूप में हम समझ सकते हैं कि इफ एनवायरमेंटल कंडीशन जो है अगर उनको हम कांस्टेंट कर दें तो उस कंडीशन में एनवायरमेंटल, क्योंकि देखो क्या है कि टॉपिक जो आपका है वो है हेरिटेबिलिटी।
हेरिटेबिलिटी का मतलब होता है कि फिनोटाइपिक वेरिएशंस का वो हिस्सा जो जीन के द्वारा कंट्रोल होता है। अब जब आप ये कह रहे हैं कि जीन के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जनरेशन 1 से जनरेशन 2 में जा रहा है एंड सो ऑन, यानी कि हर पीढ़ी के अंदर वो वेरिएशन है वो ट्रांसमिट हो रहा है, क्योंकि जीन जा रहे हैं तो वेरिएशन भी जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम हर पीढ़ी के अंदर जो पॉपुलेशन है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हमें कांस्टेंट एनवायरनमेंट दें, तो हम VP इक्वल टू VG पे पहुंच सकते हैं। और ऐसा अगर हम करते हैं तो ये एक एलिमिनेटिंग मेथड के अंदर काउंट हो जाएगा। ओके, तो समझ रहे हैं इस चीज़ को? देखो यहाँ पैराग्राफ में यही चीज़ आपको मिलनी है कि इफ़ वी एलिमिनेट ऑल द एनवायरमेंटल वेरिएशन, तो हमारा VGEB क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और हम VP इक्वल टू VG पे पहुँच जाएंगे। थ्योरेटिकली ये चीज़ पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं कि इन ए प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट वी माइट राइज का मतलब डेवलप करना, पैदा करना, क्लोन्स और हाइब्रिड इनब्रिड आइडेंटिकली होमोजाइगस। तो जो होमोजाइगस हैं यानी कि प्योर लाइन्स हैं, है ना, जैसे मान लो कि आपने क्लोन्स बना लिए तो वो क्या है, जेनेटिकली सेम है, जेनेटिकली वो सेम है, यानी कि उनमें जेनेटिक वेरिएशन क्या है, VG इक्वल टू 0 है। तो अगर हम VG इक्वल टू 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा VP इक्वल टू VE, क्योंकि उस कंडीशन में VG और VGE ये दोनों क्या हो गए, 0 हो गए, क्योंकि जब जेनेटिक वेरिएशन है ही नहीं, क्योंकि हमने क्लोन्स लिए हैं, तो इसकी वैल्यू क्या है, 0। अब 0 वाले को आप एनवायरनमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 और 0 को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 0। तो अगर हम क्लोन्स लेते हैं और उसके बाद में अगर हमारी पॉपुलेशन में वेरिएशन है, तो वो जीन की वजह से नहीं है, वो एनवायरनमेंट की वजह से है। तो हम यहाँ भी पहुँच सकते हैं VP इक्वल टू VG, एनवायरनमेंट को कांस्टेंट करके। हम यहाँ भी पहुँच सकते हैं VP इक्वल टू VE, क्लोन्स का इस्तेमाल करके। तो दोनों ही जो तरीके हैं उसमें हम क्या करते हैं कि जो सेकंड पैरामीटर होता है उसको हम, है ना, उसका वेरिएशन ख़त्म कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू को 0 कर देते हैं, तो इंट्रैक्शन वाला अपने आप ही 0 हो जाता है। और हम टोटल कंट्रीब्यूशन जीन से हो रहा है, यहाँ पहुँच सकते हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन है वो एनवायरनमेंट की वजह से है, यहाँ पहुँच सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में कुछ फर्दर और इक्वेशन आप ध्यान दे सकते हैं। ये है ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी ऑफ द जेनेटिकली वेरिएबल इंडिविजुअल्स, जिनके जीन्स आपस में डिफर करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन वही है H² इक्वल टू VG। देखो जो डिफर करते हैं उनमें VG की वैल्यू है, VG हैव ए वैल्यू, क्योंकि जो जेनेटिकली सेम होंगे उनमें VG 0 होगा। तो जेनेटिकली सेम होने पे हम ब्रॉड सेंस, नैरो सेंस, क्योंकि जब VG 0 है तो VA तो अपने आप ही 0 होगा, है ना। जब VG इक्वल टू 0 होता है तो VA, जो कि हम एडिटिव जीन इंट्रैक्शन से ले रहे थे ना, तब पूरा ही 0 है तो उसका हिस्सा तो 0 होगा ही ना। तो अगर इंडिविजुअल्स में जेनेटिक वेरिएशन नहीं है तो हम ना तो ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी निकाल सकते हैं, ना हम नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी निकाल सकते हैं, केवल क्योंकि हेरिटेबिलिटी होता ही जेनेटिक वेरिएशन बेस्ड है, राइट। ठीक है, चलो इसके बाद में हम मान लीजिए कि कोई आपके क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस में हो सकता है कि कुछ कैलकुलेशन जैसा भी कोई क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, एक सेकंड दोबारा बोलिए। देखो क्वेश्चंस में सबसे पहला जो लेवल तो हो सकता है वो तो जैसे आपसे ये इक्वेशन पूछी जा सकती है ना, जैसे ब्रॉड सेंस का फॉर्मूला क्या है, नैरो सेंस का क्या है, या जो VG है उसके कंपोनेंट क्या है ना, ऐसे कुछ चीज़ें आ सकती हैं। बाकी क्या है कि जैसे ये टॉपिक होने के बाद में आपका टेस्ट भी हम ले रहे हैं, तो उस टेस्ट में क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। अभी तो क्या है, जैसे आपका पूरा जो सब्जेक्ट का बैकग्राउंड होता है ना, कि भी कोई चीज़ पढ़ने के हिसाब से क्या है, आप उसको समझिए कि आपको
थ्योरेटिकली टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। फिर अगली स्टेप आती है कि आप उसके ऊपर कोई बात पूछी जाती है तो आप उसका जवाब दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे, वो क्वेश्चन होता है ना। तो एक बात तो जैसे पहले पढ़ा हुआ हो सकता है आपका टॉपिक और ना भी पढ़ा हो, आप टॉपिक को समझिए कि टॉपिक क्या चीज़ है, ठीक है। हाँ, एक छोटे से एग्जांपल से यहाँ थोड़ा सा और समझने की कोशिश कीजिए। देखो सिविल राइट है ना, तो साइंटिस्ट का नाम है, यूज दिस मेथड टू एस्टिमेट द हेरिटेबिलिटी ऑफ वाइट स्पॉटिंग। देखो त्वचा के ऊपर सफ़ेद रंग के जो चकते होते हैं वो वाइट स्पॉटिंग कहलाते हैं इन पिग्स। तो जो जूनियर पिग्स होते हैं उनके त्वचा के कलर के ऊपर जो वाइट स्पॉटिंग है वो एक फिनोटाइप हो गया है ना। वाइट स्पॉटिंग क्या हो गया, फिनोटाइप है। जैसे अपन कोई भी कैरेक्टर लेते हैं फिनोटाइप होता है, ठीक है, ओके। He first measured the phenotypic variance of white spotting in a genetically variable population and found VP is equal to 573। ठीक है, तो उसने मेजरमेंट किया और उसको जो VP की वैल्यू मिलती है वो पता लगा। जेनेटिकली वेरिएबल पॉपुलेशन है, यानी कि वहाँ पे VG की भी कोई वैल्यू है बट टोटल वेरिएशन जो कि VP है वो 573 है, ओके। देन ही इनब्रीड द पिग्स फॉर मैनी जनरेशन। जब आप किसी भी ऐसा क्रॉस कराते हो जिसमें बार बार आप इंटरब्रीडिंग कराते जाते हो तो आपको प्योर लाइन्स मिल जाती है ना। सो दे हैव एसेंशियली होमोजाइगस, और होमोजाइगस को अपन प्योर लाइन बोलते हैं, ठीक है। एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल, जैसे जो भी प्योर लाइन है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल हो जाते हैं। जेनेटिकली आइडेंटिकल होने का मतलब VG इज इक्वल टू 0 हो गया। तो पहले उसके पास वो सुअर थे, उनमें वेरिएशन था, कितना था, 573 वैल्यू थी। बाद में क्या किया उसने, जेनेटिकली सेम बना दिए सबको, जेनेटिक वेरिएशन उनका खत्म कर दिया, तो VG इज इक्वल टू 0 पे पहुंच गया वो, ठीक है। When he measured their phenotypic variation in the white spotting, अब उसके बाद जब वो नोटिस करता है तो VP इज इक्वल टू 340। तो जब 573 पे थे तो उसमें क्या क्या था, उसमें था VG प्लस VE प्लस VGE। जब VG इज इक्वल टू 0 कर दिया तो अब क्या बचा है, अब क्या बचा है, ओनली VE, क्योंकि बाकी दो कंपोनेंट हैं वो आपका जीन्स वाला खत्म कर दिया 0 और जीन और एनवायरनमेंट वाला एलिमिनेट हो गया 0। तो फाइनली जब जेनेटिकली सेम है तो उनमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी 340 वैल्यू वेरिएशन की है। तो जेनेटिकली सेम होने के बावजूद भी अगर फिनोटाइप में अंतर आ रहा है तो वो जीन की वजह से तो है ही नहीं, वो तो एनवायरनमेंट की वजह से है। तो बिकॉज VG इज इक्वल टू उसने 0 कर दिया था तो देन VP जो भी होगा वो VE होगा। तो है ना, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी कि दिस विल बी 233। बात समझ में आ गई आपको। जब एनवायरनमेंट और जीन दोनों काम कर रहे थे तो 573 था, ठीक है, और जब जीन्स वाला खत्म कर दिया तो 340 का अंतर है, राइट। तो जीन्स कितना काम कर रहे थे, दोनों को डिफरेंस करके निकाल लो। 233 जो कंट्रीब्यूशन था है ना, वो किसका था, जीन्स का था, जो उसने खत्म कर दिया, राइट। अब इसके बाद में जब आपके पास वैल्यूज आ गई ना, तो टोटल वैल्यू आ गई और VG की वैल्यू आ गई। एक तो अपन को VP चाहिए होता है, एक अपन को VG चाहिए होता है, तो हम ब्रॉड सेंस निकाल सकते हैं। ब्रॉड सेंस का फॉर्मूला क्या होता है, H² इज इक्वल टू VG डिवाइडेड बाई VP। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, VG की वैल्यू है 233 और VP कितना है 573। तो दिस वन द वैल्यू 0.41। इसका मतलब ये हो गया कि इस पॉपुलेशन में 41% है ना, 41% ऑफ द टोटल phenotypic variation is controlled by genes, right।
तो ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी का मतलब हमने यहाँ पे जो वैल्यू निकाली है वो हमें ये बता रही है कि टोटल फिनोटाइपिक वेरिएशन के अंदर 41% जो प्रपोर्शन है वो जीन्स कंट्रोल कर रहे थे। 41% के बाद में जो बच गया, ठीक है ना, वो 59% बच गया। उसमें कौन कौन है? उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो एनवायरनमेंट है और एक है एनवायरनमेंट और जीन के आपस में इंटरेक्शन वाला एक्शन। क्योंकि तीन चीज़ें होती हैं, तीन में से जब आपने एक चीज़ निकाल ली तो बची हुई दोनों चीज़ें हैं। जब एनवायरनमेंट भी है और जीन वाला भी है तो जीन और एनवायरनमेंट इंटरेक्शन वाला कंपोनेंट भी होगा। यानी कि अगर आपके पास h² की वैल्यू 0.41 आ रही है तो बचा हुआ 0.59 जो है वो ओनली एनवायरनमेंट वाला VE नहीं है। तो उसमें क्या है? उसमें VE प्लस VGE ये दोनों मिला के 59% बनाएंगे। ओके, हाँ, अब देखो अगर इसके बाद में फर्दर आपके पास डाटा हो कि VG के अंदर भी अगर आपको VA की वैल्यू दी हुई हो एडिटिव वाला, तो हम जा सकते हैं नैरो सेंस पे, वरना नहीं जा सकते। तो नॉर्मली जो क्वेश्चन अगर डाटा बेस्ड कोई क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड आएगा तो वो इसी लेवल तक होगा। आपको ब्रॉड सेंस निकालनी होगी, VG और VP को काम में लेके आपको परसेंटेज बतानी होती है। ठीक है, तो आप आराम से कर लेंगे होपफुली। ठीक है, इसके बाद में आप थोड़ा सा एक और एक्स्ट्रा लेवल पे जाके इस चीज़ का ध्यान दे सकते हैं। ये है कि हेरिटेबिलिटी जो होता है ना, हेरिटेबिलिटी का मतलब हो गया कि फिनोटाइप का एक पर्टिकुलर हिस्सा जो वेरिएशन वाइज जीन कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो हेरिटेबिलिटी बाय पेरेंट ऑफस्प्रिंग, कि जैसे आपने कहा कि फैमिलीज हैं, जैसे फैमिली 1, फैमिली 2, है ना, फैमिली 3, ऐसे। तो अलग अलग फैमिलीज में पेरेंट्स भी हैं और उनके बच्चे भी हैं। तो एक ग्रुप बन गया पेरेंट ऑफस्प्रिंग्स का ग्रुप, कि एक फैमिली एक पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग्स के ग्रुप का नाम होता है। ठीक है, तो पेरेंट्स से उनके जो बच्चे हैं उन्हीं में जीन्स जाते हैं और उन्हीं के बीच में हमारा हेरिटेबिलिटी होगा। यानी कि हमारा जो टॉपिक है वो यही चल रहा है। तो अलग अलग फैमिलीज में, है ना, जो पेरेंट्स और उनके बच्चे उनको मिला करके जो पॉपुलेशन बनेगी उसमें जो वेरिएशन होगा वो होगा VP। अब उसमें कितना अंतर जीन्स की वजह से है वो होगा VG, राइट। तो एक फैमिली का अपना हेरिटेबिलिटी है, दूसरी फैमिली का अपना हेरिटेबिलिटी है, तीसरी का अपना हेरिटेबिलिटी है, और फैमिली सारी अलग अलग है। सारी फैमिलीज में कोई कनेक्शन तो होता नहीं है। आपने डाटा लिया, एक फैमिली कहीं से ली, दूसरी कहीं से ली, तीसरी कहीं से ली, तो फैमिलीज आर डिफरेंट, है ना। उनके बच्चे और पेरेंट्स, उनके बीच में जरूर कनेक्शन है जीन का, लेकिन एक फैमिली और दूसरी फैमिली में कोई कनेक्शन नहीं है। तो जब हम डिफरेंट फैमिलीज, है ना, उनके पेरेंट ऑफस्प्रिंग हेरिटेबिलिटी का डाटा काम में लें और उनको अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो वो कहलाता है रिग्रेशन एनालिसिस। तो मैथमेटिकली हम उन चीज़ों के बीच में क्या संबंध है ना, कि पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में जो हेरिटेबिलिटी अलग अलग फैमिलीज में चल रही है, अगर हम कई सारी फैमिलीज का डाटा इस्तेमाल करके उनके बीच में मैथमेटिक्स अप्लाई करना चाहें तो हमें उनके बीच में एक रिलेशनशिप मिलती है और उस रिलेशनशिप को हम रिग्रेशन एनालिसिस के नाम से जानते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक अप्रोच का नाम होता है कि हम, है ना, जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है उसको रिग्रेशन एनालिसिस से मेजर कर सकते हैं। तो रिग्रेशन एनालिसिस के आधार पे हेरिटेबिलिटी के पैटर्न्स क्या होते हैं ये भी आपसे क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो दो प्रकार से हो सकता है। या तो हो सकता है कि वो ग्राफ बेस्ड हो, कि जो आपको प्लॉटिंग दी हुई ना, ऐसा कोई ग्राफ एग्जाम में दिया हुआ हो, फिर पूछा जाए कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, या उसमें वैल्यूज दी हुई हो। ठीक है, तो यहाँ पे तीन प्रकार के पैटर्न्स होते हैं, उनको आपको समझ लेना है। जैसे कि पैटर्न 1 A वाला, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं,
इसमें देखो ये जो लिखा हुआ है मीन ऑफ स्प्रिंग फिनोटाइप है ना, ये जो लाइन होती है उसको अपन बोलते हैं वाई एक्सिस, और ये जो है ना हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया था, हमें दिया गया है फैमिली के डाटा है ना, अलग अलग फैमिलीज की ही डाटा है। जो डॉट है वो क्या है, एक फैमिली का इंफॉर्मेशन है ऐसे। तो अगर डिफरेंट फैमिलीज हैं और उनके वैल्यूज़ को हम प्लॉट कर रहे हैं और उनके बीच में हम क्या रिलेशन है उसको रिग्रेशन एनालिसिस से निकालना चाहें, तो अभी हमारी जो वैल्यूज़ हैं है ना, जैसे वो लगभग रैंडम से बिखरे हुए हैं, तो एक हाइपोथेटिकल जो लाइन है वो लगभग यही आ सकती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मिलेगी। कुछ वैल्यूज नीचे हैं, कुछ वैल्यूज ऊपर हैं, है ना। जैसे आप इस लाइन को यहाँ ऐसे कर देते तो यहाँ पे क्या है कि मोस्टली वैल्यूज एक साइड में आ गई, दूसरी साइड में वैल्यूज है ही नहीं, तो ये रिलेशन इनमें नहीं हो सकता। तो पॉसिबल रिलेशन कौन सा है, जो स्ट्रेट लाइन अपन को मिल रही है। अब इस स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी इज इक्वल टू 0। जब नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी की वैल्यू 0 होती है, हेरिटेबिलिटी की वैल्यू अगर 0 होती है, तो रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर हमें जो लाइन मिलता है, जो कर्व मिलता है, वो कैसा मिलता है, हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है। ठीक है, ऐसे हम दूसरा पैटर्न ले सकते हैं। अब दूसरे पैटर्न के अंदर मोस्टली जो फैमिलीज का डाटा है वो एक डायगोनल लाइन के रूप में है, दिस वन। तो यहाँ पे दिस वन विल बी नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी इज इक्वल टू 1। देखो नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी का फॉर्मूला आप यहाँ रखिए, ये क्या होता है हेरिटेबिलिटी के लिए। आप जैसे आपने कहा कि ब्रॉड सेंस के लिए आप इसको एक बार लगा दीजिए, ब्रॉड सेंस लगाया आपने, दिस इज VG अपॉन VP। अब आप ये कहना चाहते हो कि इसकी वैल्यू 1 कब आ सकती है, इसकी वैल्यू 1 कब आ सकती है, जब किसी भी संख्या को उसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो आती है, राइट। इसका मतलब टोटल फिनोटाइपिक वेरिएंस अगर जीन की वजह से है, यानी कि एनवायरनमेंट की वजह से कुछ भी नहीं है, तो हमारा पैटर्न ये सेकंड वाला आएगा, राइट। ऐसे अपन थर्ड में ले सकते हैं कि जहाँ पे 50% प्रोपोर्शन है वो जीन्स की वजह से कंट्रोल हो रहा है 0.5, तो जो झुकाव है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, राइट। जैसे दिस वन और दिस वन, तो ये आपका है 0 के लिए, ये 0.5 के लिए और ये 1 के लिए, है ना। तो आप है ना मैथमेटिकली इस चीज़ों को अप्लाई करें, थ्योरेटिकली कन्वर्ट करें, तो फॉर्मूला में कौन से वैल्यूज किस प्रकार से लेने पे आपका ये काम हो सकते हैं या ऐसे रिग्रेशन आपको मिल सकते हैं, राइट। तो ये भी मे भी आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ना, कि वैल्यू दे के पूछ लें या ग्राफ बना के पूछा जा सकता है। चलिए इसके बाद में अगला टॉपिक इसमें ऐड करते हैं, ये है हेरिटेबिलिटी एंड डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस। ये आपस में जेनेटिकली मिलना या जेनेटिकली सिमिलरिटी जो होती है उसको अपन रिलेटेडनेस बोलते हैं। The third method of calculating heritability is to compare the phenotypes of individual having different degrees of relatedness। तो आपस में रिलेटेड, जैसे मान लो कि अपन है ना रिलेटेडनेस की वैल्यू जो होती है उसको अपन R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे पेरेंट और उनके बच्चे हैं वो आपस में आधे मिलते हैं, तो R की वैल्यू 0.5 होती है, राइट। अगर हम कजन्स की बात करेंगे तो वो है 0.25। तो आपस में इंडिविजुअल कितना जेनेटिकली मैच करते हैं वो रिलेटेडनेस कहलाती है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट मोर क्लोजली रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स द मोर जीन्स दे हैव कॉमन, राइट। तो जितने ज़्यादा वो रिलेटेड हैं उतने ज़्यादा उनके जीन कॉमन होते हैं, मैच करते हैं। देखो इसमें एक लेवल है, वो है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस उनको बोलते हैं जो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है एक, और बाद में क्या होता है कि डेवलपमेंट के दौरान क्लीवेज हो जाता है, और क्लीवेज होने से फिर एम्ब्रियो बनते हैं दो,
और फीटस बनते हैं दो। तो दो ऑर्गेनिज्म जो एक ही जायगोट के विदलन से बनते हैं वो आपस में क्या है, जुड़वा है, ट्विंस। वो कहलाते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ट्विंस दूसरे भी होते हैं, है ना, वो डाइजाइगोटिक होते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे दो जायगोट बनते हैं, जायगोट 1 एंड जायगोट 2, और उनसे एम्ब्रियो 1 एम्ब्रियो 2 और फीटस 1 फीटस 2, और दोनों बच्चों का जन्म एक साथ होता है। हालांकि वो, है ना, जेनेटिकली दो डिफरेंट बच्चे हैं, दो अलग अलग फर्टिलाइजेशन के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उनका यूट्रस जो है वो कॉमनली शेयर करते हैं, बर्थ उनका सेम होता है, इसलिए वो भी क्या है, ट्विंस हैं। तो डाइजाइगोटिक ट्विंस तो क्या है कि जैसे दो बच्चे होते हैं अलग अलग गैप्स के ऊपर, उनके बराबर ही, लेकिन उनमें जो टाइम गैप है वो खत्म हो जाता है ना, तो इसलिए वो डाइजाइगोटिक ट्विंस, है ना, वैसे दो, है ना, दो प्रोजेनी मेंबर हैं उनके इक्वल होते हैं। लेकिन मोनो वाले स्पेशल होते हैं, क्योंकि मोनो वालों के अंदर जेनेटिकली वो एक ही जायगोट से बने हैं, तो उनके जीन सेम है, राइट। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैव 100% ऑफ देयर जीन्स कॉमन, whereas डाइजाइगोटिक हैव 50%, क्योंकि वो सिबलिंग्स जैसे होते हैं, ठीक है। If genes are important in determining variability of characteristics, then monozygotic twins should be more similar in particular characteristics. तो अगर कोई फीचर है वो जीन से कंट्रोल हो रहा है, कोई वेरिएशन है वो जीन से कंट्रोल हो रहा है, तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अंदर तो ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको काम करती हुई मिलेगी। तो बाय यूजिंग कोरिलेशन टू कंपेयर द फिनोटाइप्स ऑफ मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस, है ना, उनको कंपेयर करें और उनके बीच में मैथमेटिकल रिलेशनशिप लगाने की कोशिश करें, तो वी कैन एस्टिमेट ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी। A rough estimate of broad sense heritability can be obtained by taking twice the difference. ये जो अंतर होता है उसको अपन डबल कर देते हैं, twice the difference of the correlated coefficients for a quantitative characteristics in monozygotic and dizygotic twins, और फॉर्मूला हमारा क्या होगा, h स्क्वायर यानी कि ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी इज इक्वल टू, दिस इज द रिलेटेडनेस, r इज इक्वल टू रिलेटेडनेस मोनोजाइगोटिक ट्विंस की माइनस रिलेटेडनेस डाइजाइगोटिक ट्विंस की, एंड दिस शुड बी डबल्ड। तो ये जो फॉर्मूला है ये बस आपको तैयार रखने हैं, मे भी आपसे कोई क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ओके है ना। चलिए इसके बाद में हम नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उस पर चलते हैं, और ये टॉपिक है QTL मैपिंग, है ना। QTL का मतलब होता है क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसाई, ठीक है। क्वांटिटेटिव ट्रेट्स तो अपन पढ़ ही रहे हैं, है ना, जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हैं, एक से ज़्यादा जीन जिनको कंट्रोल कर रहे हैं, वो क्वांटिटेटिव हैं, लक्षण को अपन ट्रैट बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अभी हमने जो टॉपिक पढ़े उनमें हमने देखा कि कुछ ऐसे करैक्टर होते हैं कि उन करैक्टर्स को कंट्रोल करने वाले जो जीन्स हैं उनकी जो संख्या है वो मोर देन 1 होती है। तो जब एक से ज़्यादा जीन, है ना, किसी करैक्टर को कंट्रोल करते हैं तो वो पॉलीजेनिक है। और हमने नील्सन एनले का एक्सपेरिमेंट पढ़ा और चीज़ें देखी, हमने देखा कि जो पॉलीजेनिक है वो क्वांटिटेटिव के लिए काम करते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव पॉलीजेनिक से कनेक्टेड है, ठीक है। अब मैटर ये आता है कि जैसे एक जीन है तो उसका एक लोकस होता है क्रोमोसोम के ऊपर, वो कहाँ मिलेगा, उसकी जो जगह होती है उसको अपन लोकस बोलते हैं। तो सपोज मान लो कि नंबर ऑफ जीन है वो 10 है, तो वो 10 जीन कहाँ होंगे, तो वो 10 जीन, है ना, एक क्रोमोसोम के ऊपर भी हो सकते हैं,
वो 5 क्रोमोसोम पे भी हो सकते हैं और वो 10 क्रोमोसोम पे भी हो सकते हैं। मीन्स अगर कोई ऐसा करैक्टर जिसको कई सारे जीन कंट्रोल करते हैं तो वो जीन अपनी अपनी जगह पे होंगे, अपना अपना लोकस होगा। तो जीनोम के अंदर वो लोकस कहाँ कहाँ है उनका पता लगाना उसको मैपिंग बोलते हैं, है ना। एक तो आपका टॉपिक हो गया कि किसी करैक्टर को अगर बहुत सारे जीन मिलके कंट्रोल करते हैं तो वो पॉलीजेनिक है, क्वांटिटेटिव है। लेकिन वो जीन जीनोम में आप ढूंढेंगे तो कहाँ है, उनकी लोकेशन क्या है, तो उनकी लोकेशन को अपन बोलते हैं मैपिंग। कि QTL हमें ये बताता है कि किसी पॉलीजेनिक फिनोटाइप को कंट्रोल करने वाले जीन जीनोम में कहाँ कहाँ मिलेंगे या कहाँ पाए जाते हैं। और देखो ये जो आपका QTL का कॉन्सेप्ट है, इसकी शुरुआत है ना फाउंडेशन जो थी फाउंडेड बाय लैंडर एंड बॉर्स्टिन, है ना। लैंडर का काम 1987 का है, बॉर्स्टिन का 1989 का है। तो सबसे पहले इन्होंने आइडिया दिया था कि QTL जैसा होता है, यानी कि जो पॉलीजेनिक है वहाँ पे जो कंट्रोल करने वाले जीन्स हैं वो एक जगह पे नहीं होते, वो एक से ज़्यादा जगह पे होते हैं। और वो जगह है जीनोम में अलग अलग क्रोमोसोम्स पे हो सकती हैं और क्रोमोसोम की अलग अलग भुजाओं पे हो सकती है। और इन्होंने इनका पता लगाने के लिए जो रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म टेक्निक होती है RFLP उसका इस्तेमाल किया। सिमिलरली ऐसे ही जो इंटरवल मैपिंग टेक्निक्स होती है उनका इस्तेमाल किया। तो एक चीज़ जो कि हिस्टोरिकली पूछी जा सकती है किसी क्वेश्चन में कि QTL मैपिंग का जो आइडिया है दैट वाज गिवन बाय लैंडर एंड बॉर्स्टिन, और बेस्ट किस पे था RFLP एंड इंटरवल मैपिंग के आधार पे। QTL क्या होता है ये मैंने आपको अभी बताया कि जब एक से ज़्यादा जीन अपन लेते हैं तो उनकी लोकेशन कहाँ होती है। The genes that control polygenic features are referred to as quantitative trait loci, QTLs। और देखिए थोड़ा सा आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जैसे QTLs हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ऑब्जर्व किए गए हैं। जैसे अपन टोमेटो की बात करें, है ना, टमाटर की बात करें तो टमाटर के अंदर जैसे है ना, टमाटर का मतलब फ्रूट से बात हो रही है, तो सोल्यूबल सॉलिड्स जो उसके अंदर होते हैं वो एक करैक्टर हो गया। जैसे फ्रूट का जो वजन होता है वो एक करैक्टर हो गया। तो फ्रूट के वजन को कितने जीन कंट्रोल करते हैं, दैट इज 30। तो नंबर ऑफ है ना QTL, नंबर का मतलब लॉकस, क्योंकि क्वांटिटेटिव ट्रेट यानी कि आप मास को नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो, डिफरेंस है, सीरीज मिलेगी, मोर देन 1 जीन्स काम कर रहे हैं। क्रोमोसोम के ऊपर 13 जगह पे इसके जीन्स है ना। जैसे फ्रूट का pH है तो pH को कंट्रोल करने वाले जो जीन है वो 9 जगह पे हैं, ठीक है। प्लांट की हाइट को कंट्रोल करने वाले जीन है वो 9 जगह पे हैं ऐसे। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पर्टिकुलर जो है अब जैसे मान लो कि यहाँ रैट में पता लगा है कि ये जो हाइपरटेंशन होती है ना, उसको कंट्रोल या उससे जुड़े हुए जो जीन्स हैं वो 2 जगह पे हैं। अब जैसे इसका पता लगने से क्या है कि ह्यूमंस के अंदर हाइपरटेंशन एक प्रॉब्लम है ना। जैसे माउस में एपिलेप्सी है, ह्यूमंस में भी एपिलेप्सी होती है। तो जो मॉडल्स हैं उनमें जब हम इन चीज़ों का पता लगाते हैं तो फिर हमें ह्यूमंस के अंदर भी ऐसे ही होता होगा, उन चीज़ों का आइडिया लगता है। तो QTL का मतलब हो गया कि हम मैपिंग करते हैं और मैपिंग करके ये पता लगाते हैं कि पर्टिकुलर ट्रेट जो कि पॉलीजेनिक ट्रेट्स होती है उनको कंट्रोल करने वाले जीन्स जीनोम के अंदर कौन कौन सी जगह पे पाए जाते हैं और